काफका से कनेक्ट कर पाता है तो वो है मॉडर्न डे किड्स। जो एक ये क्या एक सोसाइटल हो गया है क्या कि आप इवन आपके क्लोज्ड वंस भी आपसे डिटैच हो जाते हैं। या फिर मैं कहूँ कि पूरे लिटरेचर में वन ऑफ द फेमस लाइन ओपनिंग जो है कि भाई ग्रेगर सैम्जा जो मेन कैरेक्टर उस बुक के अंदर का, वो उठा और उठते ही वो देखता है कि ही इज टर्न्ड इनटू अ इंसेक्ट। ऑफन से कि है ना व्हाटएवर थिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन बट हाँ, इट्स नॉट हैपनिंग फॉर द रीजन, आई थिंक एट लीस्ट दैट्स माय टेक कि भाई इट्स नॉट रीजंस, इट्स यू दैट यू हैव टेकन एनी, तो पास्ट में तुमने कुछ तो स्टेप्स लिए जिसका रीजन सही है, जिसके कारण ये हो रहा है। इट्स नॉट कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं एक बात कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग टू मी, आई एम जस्ट हैप्पी, हाँ आई एम जस्ट हेलो साहिल, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट आइडियो शो विद रिंकी। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, मैं काफी टाइम के बाद हम फिट लोग एंड मिल फाइन रहे हैं। हाँ जी। बट जैसे कि हम लोग फ्रांस काफ्का के आज पर बात करने वाले हैं, द ओजी फ्रांस काफ्का। हाँ तो उसके बारे में, उनके बारे में कि वो कैसे उनके जो थॉट्स हैं वो कैसे उन्होंने पोर्ट्रे करे हैं बुक में, या क्या चीज़ें वो लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं, लोगों के जो क्राइसिस होते हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके तो कौन तो है, वेल मतलब अगर फ्रांस काफ्का के बारे में थोड़ा सा जाने तो क्या है वो फ्रांस काफ्का और किसके बारे में वो एक्चुअल में बात करना चाह रहे हैं? ओके तो अगर बेसिकली देखा जाए तो फ्रांस काफ्का ऐसे उनका जन्म 1883 में हुआ था, जो कि लाइक प्राग में एक जगह है वहाँ पे हुआ था, और वो जर्मन स्पीकिंग जूइश फैमिली के थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि वो थे जर्मन स्पीकिंग जूइश फैमिली के। वो रहते थे चेक में, जहाँ पे सारे लोग चेक बोलते हैं, ठीक है। और वो ना ही जर्मन से जर्मन ट्रेडिशन से अच्छे से बिलोंग कर पा रहे थे, ना ही जूइश कम्युनिटी से, क्योंकि जूइश कम्युनिटी वहाँ माइनॉरिटी थी, और चेक बोलने वाले बंदे तो चेक बोल रहे थे, तो वो लोग चेक बोलते नहीं थे। तो काइंड ऑफ वो बचपन से ही एज अ आउटसाइडर फील करते हैं। उनका जो एलियनेशन वाला जो उनका हर थीम में जो प्रोमिनेंट रहता है हर बुक में, वो कहीं ना कहीं उनके जिंदगी से ही सारी चीजें निकल के आई है। फ्रांस काफ्का को हम लोग जानते हैं कि वो सारी चीजें जितनी भी चीजें उन्होंने लिखी है, जितने भी बुक्स, जितने भी नोवेलाज और नॉवेल्स लिखे हैं, वो सारे कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को ही पोर्ट्रे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फिगर उनके लाइफ में जो उनके फादर थे, हरमन काफ्का, उनके बारे में कौन नहीं जानता, और उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप था वो भी काफी अच्छा नहीं था। उन्होंने जो लेटर टू हिज फादर, जो उनका बुक है फेमस, लाइक उसमें उन्होंने काफी लेटर्स लिखे जो कि कभी पब्लिश नहीं हो पाए, मतलब कभी पब्लिश नहीं, मतलब कभी भेजे नहीं गए उसके फादर तक, लेकिन जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उसके फादर कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग फिगर थे उसके फैमिली के अंदर, कितनी ज्यादा ऐसे मैस्कुलिन फिगर जो कि ऐसे डोमिनेटिंग होता है एक फैमिली के अंदर, वो थे। और वो हमेशा काफ्का को ऐसे कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि काफ्का अपने फैमिली के अंदर कैसे स्किनी बॉय थे, लाइक वो काफी पतले उतले से बंदे थे, इनका पतला सा शरीर था, उनका फेस हम लोग देखे हैं कैसा है, तो वो वैसे थे। और लेकिन उनके फादर को वो सारी चीजें पसंद नहीं थी कि भाई तुम ऐसे दिखते हो, कहाँ मेरा रुतबा है, मतलब कि सारे सोसाइटी में तुम इस तरीके से दिखते हो, तो वो सारी चीजें थी। और काफ्का मेनली अपने दिन में काम करते थे, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, और वहीं से उनका ब्यूरोक्रेसी वाला एक जो फीलिंग है कि ऑपरेसिंग वाला, वो जो ऑफिस वर्क होता है, जो ऑपरेस हम लोग ऐसे दबाव महसूस करते हैं, 9 to 5 जॉब, और फिर रात में वो लिखा करते थे। तो मतलब कि जिसमें उन्होंने एक कुछ बात भी कही थी कि भाई लिखना मुझे ऐसे फ्रीडम भी देता तो है, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसे काटता भी है वो एक तरीके से। मुझे वो, क्योंकि जब भी मैं लिखता हूँ तो वो बातें जो होती है वो निकलती है, तो वो उतनी अच्छी नहीं होती एक तरह से, कहने का मतलब, क्योंकि उनका जो थॉट्स थे वो काफी पेसिमिस्टिक थे। पेसिमिस्टिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका जो वर्ल्ड व्यू रहा है देखने को, हम लोग उनके फेमस बुक मेटामॉर्फोसिस में भी देख सकते हैं, जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे बाद में, कि उनका जो वर्ल्ड व्यू रहा है वो काफी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप था फादर को लेके, वो माँ के साथ भी अपने ज्यादा क्लोज नहीं रहा है। माँ बस उसको समझ लीजिए कि एज अ काइंड ऑफ कंडीशनल रिलेशनशिप, खाना पीना दे रही है, हाँ देख, कोई भी ऐसे टच नहीं था कि बातचीत हो पा रहा है, माँ जानती है अपने बेटे के बारे में, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक कंडीशनल रिलेशनशिप के रूप में वो चल रही थी चीजें। और काफ्का को वही सारी चीजें हम लोग काफ्का एस्क के रूप में सारे उनके बुक्स में देखते हैं। वो एलिनेशन वाला फीलिंग, उनका जो फैमिली डायनेमिक्स जो प्रोमिनेंट रहता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एग्जिस्टेंशियल थॉट्स भी हैं कुछ कुछ, वो भी हम लोग उनके बुक्स में देखते हैं।
हम्म, तो यही सारी चीजें थी काफका हाँ, के बारे में। नहीं जैसा कि अभी ना आपने उनका इंट्रोडक्शन दिया काफका का, कि मोस्टली यही हमें समझ में आया कि उनकी जो फैमिली है वो उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, जैसा कि उन्होंने लेटर्स हम्म। में अपने लिखा जो कि उन्होंने कभी सेंड नहीं किया अपने पापा को। बट हाँ। डोंट यू थिंक कि ऐसा ना ऐसा अक्सर ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को एज एन कंट्रोल्ड वे में रखूं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखूं कि वो बिगड़ ना जाए, लेकिन वही चीज़ें ना उनको हार्म कर देती हैं। मतलब ऐसा Ex- नॉट ओनली पेरेंट्स, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें सराउंडिंग, टीचर्स हो गए या कजन्स हो गए या एल्डर ब्रदर या सिस्टर्स हो गए या फैमिली मेम्बर्स ही हो गए, वो इतना ज़्यादा कंट्रोल दिखाने लग जाते हैं कि वो फिर जो चीज़ बच्चा जो मासूम होता है या बच्चे में जो एक्सप्रेस करने वाली चीज़ होती है वो दब जाती है। और वही हुआ शायद काफका के साथ, जो एलियनेशन और जो ओपननेस नहीं दिखा पा रहे थे वो लोगों के सामने। हम्म। और भी चीज था जो कि उनके ऊपर जो दबाव डालता है, वो सबसे ज्यादा अच्छे से आजकल कोई काफका से कनेक्ट कर पाता है तो वो है मॉडर्न डे किड्स जो हम्म टीनेज में है या फिर 20s में है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि जो मॉडर्न डे किड्स हैं वो भी सेम फीलिंग रखते हैं अपने अंदर। वो एलियनेशन वाला फीलिंग वो भी फील करते हैं कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। और साथ साथ उनके अंदर वो एग्जिस्टेंशियल वाला चीजें भी रहती हैं कि ये सारे चीजों का पॉइंट क्या है। मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं रोज स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आता हूँ, और उनको वो प्रेशर फील होता है। सोसाइटी से तो फील हो ही रहा है, माता पिता घर में भी सुना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब वो स्कूल जा रहे हैं तो उनको बस प्रेशर फील हो रहा है साथ साथ ऑल द टाइम उनके साथ, तो प्रेशर है। और वो काफका के साथ भी वही था। वो जब भी वो काम पे जाते थे इंश्योरेंस कंपनी में, तो वो ब्यूरोक्रेटिक वाला जो फीलिंग होता है कि अगर तुम किसी डॉक्यूमेंट लेके किसी बैंक में जाओ तो एक डेस्क से दूसरे डेस्क दौड़ना, फिर दूसरे से तीसरे डेस्क दौड़ना, तो वो सारी चीजें उनकी जिंदगी को एक शेप दिया है कि भाई ये जिंदगी जो हमारे चारों ओर चल रही है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, ये जो जिंदगी जो चारों ओर चल रही है वो बस खत्म हो जाएगी एट द एंड। वो बहुत सिंपल सा लाइन है कि खत्म हो जाएगी। वो काफी पेसिमिस्टिक थॉट है कि जिंदगी जो चल रही है वो खत्म हो जाएगी। तो वो उनके एक डार्क रोल को भी दिखाता है कि भाई अब एट द एंड खत्म होना है सब चीज। उसके उसके बाद या फिर उसके बीच में जो हो रहा है उसको वो शायद उतने अच्छे से, मतलब कि शायद जी नहीं पाए। उनकी लाइफ ऐसी रही नहीं है। 40 की उम्र में वो मर गए थे। लाइक उनकी लाइफ उतनी ज्यादा जैसा जीना चाहिए था किसी नॉर्मल जो किड लाइफ को या फिर किसी बच्चे एक्सपेक्टेंसी को, होती है। हाँ वैसा नहीं रही थी। उनके जो सारे रिलेशनशिप थे, वो सारी चीजें जो भी वो फील करते थे, वो सारे चीजें उन्होंने बुक में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। उनके मेटामॉर्फोसिस बुक मैंने जब पढ़ी तो उनका जो फेमस, या फिर मैं कहूँ कि पूरे लिटरेचर में वन ऑफ द फेमस लाइन ओपनिंग जो है कि भाई ग्रेगर सैम्जा जो मेन कैरेक्टर उस बुक के अंदर का, वो उठा और उठते ही वो देखता है कि ही इज टर्न्ड इनटू अ इंसेक्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि यहीं से सारा गेम स्टार्ट हो जाता है काफका का। काफका का लिखने का तरीका ये था कि वो बीच से स्टार्ट करते हैं, एक आपको एक पंच देते हैं कि भाई यहाँ से चीजें तुरंत स्टार्ट हुई हैं। वो बिल्डअप नहीं देते हैं, वो सीधा एक्शन पे आते हैं कि भाई ग्रेगर सैम्जा है, वो इंसेक्ट बन चुका है। तो सबसे बड़ी एलिनेटिंग फिगर और एक अपसर्ड बात, क्योंकि पूरे बुक के अंदर कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ग्रेगर सैम्सा आखिर इंसेक्ट कैसे बना, कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो एक अपसर्ड थॉट है। इसको अगर एल्बर्ट कामू ने किसी ने एल्बर्ट कामू को पढ़ा होगा तो वो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अपसर्ड चीज क्या होती है, एक अपसर्ड व्यू क्या होता है। तो उसी तरीके से एक अपसर्ड व्यू भी है यहाँ पे कि उठा एक इंसेक्ट बन चुका है वो, अब वो खुद को समझ रहा है पहले कि ये क्या हुआ है, और वो उतना टाइम भी नहीं लेता है। वो अब सीधा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो खुद को समझने में टाइम नहीं ले रहा है, वो सीधा उसका दिमाग जाता है कि भाई अब फैमिली के साथ मेरी क्या होगा। क्योंकि वो सबसे एक ही बंदा है जो कि एक ही पर्सन है जो ब्रेड ला रहा है फैमिली में, पैसे ला के दे रहा है, फैमिली को चला रहा है। तो अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है जो कि एक तरह से एक और चीज शो करता है कि आदमी आजकल खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, उसके ऊपर जितने भी प्रेशर्स हैं वो आदमी उसके ऊपर सोच रहा है। वो इंसेक्ट बनना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि एक सिंबॉलिक इवेंट है, लेकिन है इवेंट। तो लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम किस चीज की है, या फिर डर किस बात का कि मेरी फैमिली को कौन खिलाएगा, मेरी फैमिली को कौन देखभाल करेगा। यहाँ से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थीम्स निकल के आते हैं कि किस तरीके से उसकी फैमिली शुरुआत में तो काफी उसका ध्यान रखती है। मतलब कि जब वो इंसेक्ट में टर्न हुआ, बहुत सारी इवेंट्स हुए बुक के अंदर, लेकिन वहां पे एक देखने वाली बात यह है कि अब उसके फादर उसको देखना नहीं चाहते हैं। देखना नहीं चाहते इन अ सेंस कि वो चाहते हैं कि बस वो जिस रूम में है, अपने रूम में, वो उस रूम में पड़ा रहे, वो किसी के सामने नहीं आए। उसकी माँ उसको देखकर बेहोश तक हो जा रही है, या फिर उसकी माँ उसे देख के बहुत डर जा रही है। उसकी एक मात्र बहन थी जो कि उसका देखभाल करती थी, उसके रूम में जाती थी,
साफ सफाई कर दिया करती थी, उसे खाना देती थी। और यहाँ खाने से भी रिलेटेड बात यह है कि ग्रेगर सैम्सा को जो अच्छी चीजें पहले पसंद थी, उसे दूध पीना, दूध और ब्रेड पसंद था, वो अब उसे पसंद नहीं है। उसे पसंद क्या आ रहा है? उसे सड़ी चीजें पसंद आ रही है, डस्टबिन से उसको खाना मिल रहा है एक तरीके से, और वो उसको पसंद आ रहा है। तो एक पर्सन के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हुआ करता था फैमिली में, इस तरीके से समझने वाली बात है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हुआ करता था फैमिली में, वो अचानक से सड़ी गली चीजें खा रहा है और उसका वैल्यू खत्म हो चुका है। वो अपने आप से अब भाग रहा है, वो एक एलिनेटिंग फिगर क्रिएट हो जाता है। फैमिली भी उसमें पूरा इन्वॉल्व है और वो एक एलिनेशन वाली फीलिंग आती है जब आदमी खुद से भी दूर पाता है अपने आप को कि भाई ये क्या है, मैं कहाँ हूँ अब। वो काफी थोड़ा सा पॉज लेंगे हम। आपने वर्ड यूज किया एलियनेशन, और जैसे आपने थोड़ा सा पहले बताया कि आजकल मॉडर्न किड्स एलियनेशन का शिकार हो रहे हैं, मतलब उनको एलियन सा फील होता है। तो इस पे थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं कि क्यों एलियन सा फील होता है, कि क्या चीजें हैं जो उनको फील कराती हैं? इज इट कि फैमिली मेंबर्स उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, या क्या? मतलब आप अपना व्यू बताओ उसमें कि क्यों। और हमें ना ये बात करेंगे कि एलियनेशन और ये सब क्या है, बट वी ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट कि ना उसका सोल्यूशन क्या होगा। मतलब बुक के बारे में तो सब बात कर लेते हैं जो लाइफ के बारे में चल रहा होता है, बट विल ऑल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ लाइक सोल्यूशन ऑल्सो, कि ना आप ऐसा कर सकते हो, या इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग तो आप एक ऐसी चीज़ें कर सकते हो, या ठीक है। तो ये एलियनेशन वाली बताओ कि मॉडर्न किड्स क्यों एलियन जैसा फील कर रहे हैं आजकल। मॉडर्न किड्स का सबसे बड़ा एलिनेशन वाला फीलिंग का रीजन यही है, स्ट्रगल टू गेटिंग नोटिस्ड। अच्छा, वो चाहते हैं नोटिस्ड होना। हम लोग सबसे बड़ा आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज अराउंड किसी चीज का रिवॉल्व कर रही है हम लोग के एज अ मॉडर्न डे किड, वो है इंटरनेट। इंटरनेट पे दिखाना है किसी चीज को, इंस्टाग्राम पे अगर लाइक्स चाहिए उसको दिखाना है, कमेंट्स चाहिए, व्यूज चाहिए, दोस्त ने वो दोस्त वो क्लब विजिट करके आया था, मुझे भी वो क्लब विजिट करके आना है, दोस्त ने ये किया था, मुझे भी वो करना है। और इसके साथ साथ वो अथॉरिटी जब माँ बाप की आती है, साथ साथ माँ बाप बोलते हैं ऊपर से, बेटा ये चीज नहीं हो रहा है, बेटा ऐसा नहीं करना है, वो सारी चीजें मिलके अपने अंदर में फिर अपने आप से सवाल पूछता है इंसान कि शायद मैं ही ठीक नहीं हूं, या फिर मेरे साथ जो होना चाहिए एक्सेप्टेंस, फिर वो एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे आ जाते हैं। वो एक्सपेक्टेशंस के नीचे भी दबता जाता है धीरे धीरे। एक्सपेक्टेशन के नीचे जैसे ही एक स्टूडेंट आता है ना, स्टूडेंट जैसे एक एक्सपेक्टेशन के दबाव में आता है, वो फिर अपने आप को बहुत नीचा फील करने लग जाता है। वो अपनी खामियों को फिर सिर्फ देखता है, उसके अंदर लाख गुण होंगे लेकिन वो सारी चीज को असाइड कर देगा, वो फिर अंदर की अपनी खामियों को देखेगा। वो फिर वहां से एक उसका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है कि भाई मुझे देखो, मुझे जानो। सेम चीज जब ग्रेगर, हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, स्टोरी के अंदर जब ग्रेगर सैम्सा इंसेक्ट बना था तो एक पॉइंट आता है जहां पे उसको सारे फैमिली मेंबर नोटिस करना बंद कर देते हैं। उसकी बहन रूम में आती है, उसके लिए साफ सफाई करती है, वो चली जाती है, खाना मिलता है, वो खाना खाता है। तो वो अचानक से अब उसको रियलाइज होता है कि कौन नहीं चाहता कि मुझे कोई नोटिस करे, सब चाहते हैं कि लोग मुझ पे ध्यान दें, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं कि मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो वो उसके लिए अचानक से दीवारों पे चलने लग जाता है। वो इंसेक्ट बन चुका है तो वो अचानक से दीवारों पे चलने लगता है, दिखाने के लिए कि मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे अभी। तो वो एलियनेशन वाली फीलिंग बहुत बार हिट करती है जब आप अकेले वैसे सारे लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि हम आउट ऑफ दिस रूम है, हम यहाँ पे अभी है ही नहीं। लोग बातें कर रहे हैं अपने अपने तरीके की, लोग बात कर रहे हैं कि आज मैंने न्यू फोन खरीदा, आज मैंने यहाँ पे विजिट किया, आज मेरे मम्मी पापा ने ये दिया, और तुम बस फील कर रहे हो कि बस वो एक फीलिंग होता है, उसको शायद हम लोग वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो इनएफेबल है, वो एक फीलिंग है जो अंदर के खालीपन को बस आदमी महसूस करता है कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, मैं सेंस हो रहा है कि नहीं, आई एम ऑन अ मार्स और समथिंग लाइक दैट, कि भाई मैं अब नहीं हूँ धरती पे, अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और यहीं से कहीं ना कहीं फिर सेम चीज कि वो जो गलत तरीके के थॉट्स दिमाग में आते हैं, फिर काफी आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है, एंजाइटी होती है, गलत तरीके के बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि भाई किसी तरीके से करके कुछ दिखाना है, कुछ करना है। वो पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है कि कुछ करके दिखाना, वो वाला नहीं है यहाँ पे। ये मिसअंडरस्टैंड करने वाली बात है कि वो कुछ करके दिखाना ऐसा नहीं कि भाई अब पढ़ देंगे, अब ये कर, नहीं, वो गलत सेंस वाला है कि कुछ करके दिखाना है। अब कुछ भी हाथ पैर मारना है, मैं ये EMI पे फोन ले लूंगा, आईफोन, बस दिखाने के लिए कि मेरे को दिखाना है, अब आपको दिखाना है बस मेरे। तो वो पॉइंट आ जाता है एक स्टूडेंट्स का या फिर किसी भी एक ऐसे किड का जो कि ऐसा इस फीलिंग में आ जाता है, एलियनेशन वाले फीलिंग में आ जाता है जो।
तो जो ग्रेगर सैम्सा है वो जब इंसेक्ट में चेंज जाते हैं तो उनके उनके जो हाँ, जैसा कि आपने बताया कि ग्रेगर सैम्सा इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ वो फैमिली वालों को सोच रहा है कि अब इनको खाना कौन देगा, या क्योंकि वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि अब अगर खाना नहीं मिलेगा तो मेरी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाएगी, मतलब मैं ही तो था एक देने वाला, तो जब मैं ही नहीं हूँ ये सब तो ये कैसे डिपेंड रहेंगे अब मेरे पे। वो प्रायोरिटाइज करने लग गया है अपने फैमिली को अपने से भी ऊपर। वो अपने आप को भूल चुका है कुछ देर के लिए। और ऐसा ये आजकल हमारी जिंदगी में नीचे का एक टर्म है कि वो एक्चुअली फर्स्ट ऐसे में वो अपने बात करते हैं डीप रूटेड। जब कोई चीज इतनी डीप रूटेड हो जाती है ना कि जब आपको वो पता चलता है तो आपको लगता है ये तो कैजुअल है, ये चीज कैजुअल है, लेकिन वो इतनी डीप रूटेड हो चुकी है, उस पेड़ के जड़ ने इतना अंदर अपने घर बसेरा कर लिया है कि वो चीजें कैजुअल लगने लग जाती है। क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ये चीज हो रही है, हमारे दिन प्रतिदिन लाइफ में ये चीज हो रहा है जहां पे हम लोग अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं। हमारे लिए कोई और प्रायोरिटी है। हमारे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, सुबह उठ के अगर कोई एक बेसिक इंसान का बात करे तो उसका प्रायोरिटी है सबसे पहले ऑफिस जाना या फिर स्टूडेंट का स्कूल जाना, कॉलेज जाना। वहां पे जाके उसका प्रायोरिटी फिर से वही है कि पढ़ना है। वो खुद के लिए भी नहीं पढ़ रहा है उस समय, उसके माइंड में एक ही चीज, भाई पढ़ना है, जॉब एक हासिल करना है, पैसे कमाने हैं, फैमिली को फीड करना है। एंड गोल वहीं पे आके एंड होता है, फैमिली को फीड करना है। घर पे आएगा, घर पे आके फिर से कोचिंग, कॉलेज या फिर 2 मिनट की आराम जो भी है, खुद के बारे में किसी टाइम वो नहीं सोच रहा है। खाते वक्त भी उसका हिसाब चल रहा है कि आज कितना सेल हुआ, आज कितनी अर्निंग की मैंने, या फिर जो भी है। सारी चीजें बस इस अराउंड घूम रही हैं कि तुमने किसी को क्या दिया या फिर तुमने किसी और के लिए क्या किया। उसके अलावा जब हम लोग खुद के बारे में आते हैं, या फिर अगर तुम किसी कैजुअल पर्सन से भी पूछ सकते हैं हम लोग राह चलते, या किसी अपने दोस्त से कि भाई तुमने लास्ट वर्ड अपने ऊपर कब कुछ सोचा था या फिर अपने ऊपर कब बात की थी, तो लोग उस पर सोचने लग जाएंगे कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने खुद आज तक अपने ऊपर बैठ के कभी नहीं सोचा कि 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कि आखिर मेरे जिंदगी में कहाँ मेरे अपने आप को ऐसे वे देना है, किस रूप में आगे ले जाना है। वो चीजें हम लोग नहीं सोचते, बस सोचते हैं कि भाई हाँ ये काम करना है, ऐसे से अचीव करना है, और एक फाइनल गोल सेट कर लिया मैंने कि हाँ मेरे को ये नौकरी चाहिए, मेरे को ये वर्क चाहिए, मेरे को ये बिजनेस करना है। वहीं पे सारी चीजें खत्म है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही है। जीन पॉल सार्त्रे जैसे कि काफी अच्छा बात कहते हैं कि भाई लिव, मतलब कि आज में जियो, वो वाली बात कि लिव इन दिस वेरी मोमेंट, और लिव फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। अपने लिए पहले जियो, पर तुम्हारा एसेंस तुम्हारे खुद में है कि तुम पहले, मतलब कि तुमको भी जीना पड़ेगा। आई नो कि आजकल चीजें कॉम्प्लेक्स है, ये बोलना काफी इजी है कि भाई अपने लिए सोचो, अपने लिए जियो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपने लिए आदमी जिएगा, अपने लिए सोचेगा। बट हाँ, फॉर एटलीस्ट एन आवर और अ मिनट की तुम अपने ऊपर सोचो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो कम से कम। क्योंकि अगर अपने ऊपर नहीं इन्वेस्ट मेरे को बहुत फनी बात अभी याद आ रहा है, फनी तो नहीं कहूंगा, मतलब मैंने एक कॉमेंट देखा था जो कि इस चीज से काफी रिलेटेबल है। एक इंस्टाग्राम पे कॉमेंट था एक बंदे का, उसका कहना था कि बुक आर नॉट समथिंग लाइक, कि बुक सही नहीं होते, लाइक बुक बस पढ़ने का जरिया है कि भाई लोग दूसरे के थॉट्स को समझ के उसको अपना बनाए और एक फ्लेक्स करे। वो उसका थॉट था कि बुक बस यही है कि मैं किसी फ्रेडरिक नीचे को पढ़ूंगा, एल्बर्ट कामू को पढ़ूंगा, उसके थॉट्स लूंगा, सामने में दोस्त को फ्लेक्स करूंगा, या फिर वो है बुक उसके लिए। लेकिन बुक उससे कहीं ज्यादा है। बुक उससे कि हाँ, जब तुम सोचोगे तब जानोगे। तुम डायरेक्ट ऐसे स्विच करके सोचोगे किसी चीज को, तो स्विच ऑन ऑफ तुरंत होता है। तो वो ऑन और ऑफ का जो तुम्हारा क्राइटेरिया हम लोग आजकल बन चुका है कि तुरंत ऑन करना है, तुरंत ऑफ करना है, तो हम लोग डीप थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। किसी भी हम लोग को आजकल एक पर्टिकुलर किसी भी चीज को अगर पढ़ें, एक लाइन में भी बहुत सारे बिटवीन द थिंग्स होते हैं, बिटवीन द चीजें होती हैं, जिसको सोचने के लिए समय चाहिए। और इतना ज्यादा हम लोग बुक्स की बात नहीं करें तो अपनी जिंदगी में भी 2 पल आदमी सोचता है रुक के कि ये सही डिसीजन है कि नहीं है, और वो आजकल बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि क्विक डिसीजंस पे आजकल रिलाई ज्यादा लोग करते हैं, शॉर्ट्स की तरह, रील्स की तरह, 10 सेकंड के बाद स्वाइप, 10 सेकंड के बाद स्वाइप। वही हमारी जिंदगी हो चुकी है। 10 सेकंड के बाद दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, सबके सामने अलग अलग चल रहे हैं। नहीं, दैट्स सो ट्रू। और जैसा कि आपने बताया ना कि बुक्स प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो हमें एक चीज़ पर्सपेक्टिव बताती है कि हाँ इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, या इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ लाइक रिलाइंग ऑन योर। क्योंकि हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही डेवलप हो पाती है जैसे लोगों ने और तरीके अपनाए हैं।
अगर आपको रास्ता पता है यहाँ से कहीं जाने का और आपको बताया गया कि नहीं यहाँ से भी यहाँ पे जा सकते हैं, तो एक आपको एक और पर्सपेक्टिव मिला कि हाँ भाई यहाँ से शॉर्टकट है या यहाँ से आपको हर्डल्स कम मिलेंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट्स अ रियली बैड थिंकिंग कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप किसी और के थॉट्स अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि आप रिफाइन कर रहे हो और अपने ही थॉट्स बना के लेके आ सकते हो। हम्म। तो एग्जैक्टली। कमिंग बैक टू आवर मेटामॉर्फोसिस जिस पे हम अपनी बात क्या? करने वाले हैं, तो फिर हम वहाँ पे पहुँच गए कि जब ग्रेगर सैम्सा इंसेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके फैमिली वाले देखते हैं कि अरे अब तो हमें कुछ कैसे हम अपने फैमिली को फीड करेंगे, तो उसके पापा बोलते हैं कि अब नाउ आई हैव टू बी द मैन ऑफ द फैमिली। तो वहाँ हम्म। पे ये भी दिखाया है कि अपने ही क्लोज्ड वंस हैं वो भी आप पे बहुत डाउट करने लग जाते हैं। अ, अगर इतने फीजिबल इनफ नहीं हो, अब अगर आप अपने को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप टेबल पे कुछ ला नहीं पा रहे हो, तो ये भी एक सोसाइटल हो गया है क्या कि आप इवन आपके क्लोज्ड वंस भी आपसे डिटैच हो जाते हैं अगर इफ यू आर नॉट द वन, अगर आप फैमिली में ला रहे हो तो। मतलब कि बेसिकली ये कहना कि आप बस कंडीशनिंग वाली जिंदगी जी रहे हो। जब तक तुमसे काम था, मैंने तुमसे काम लिया, अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम किसी कोने में बैठ जाओ। और ये लाइक ये जो फीलिंग है कंडीशनिंग वाली, वो काफका की जिंदगी में काफी एक तरह से प्रोमिनेंट वाली चीज है। मतलब कि वो जो बोलना चाह रहे हैं बुक के अंदर वो यही है कि जब ग्रेगर जैसे ही चेंज हुआ, वो इंसेक्ट बना, कुछ दिन तो लगे उसके फैमिली को। अगर उसके इन डेप्थ में जाए तो अगर उसकी फैमिली क्या सोची होगी, उसकी फैमिली, चलो एक होप था उसकी फैमिली के अंदर कि ठीक हो जाएगा सब चीज, अब हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। और अब ग्रेगर काम का नहीं है, तो अब ग्रेगर काम का नहीं है तो ग्रेगर को उसी तरीके से ट्रीट भी किया जा रहा है। बीच बीच में उसके फादर गुस्सा हो गए थे तो उस पे स्टिक्स लेके दौड़ गए। एक टाइम पे तो उन्होंने फल फेंकना स्टार्ट कर दिया था उसके ऊपर, और उसी में से एक फल उसके पीठ पे लग जाता है, वो काफी बड़ा घाव, बल्कि एक तरह से इंजरी कर देता है उसके ऊपर। तो उसके लिए वो काफी टफ होता है। तो ये एक्चुअली दिखाता है, ये इसको हम लोग मॉडर्न डे से सिंपली रिलेट करें तो लोग यूज कर रहे हैं तुम्हें यूटिलिटी के लिए, किसी के लिए तुम बस एक यूटिलिटी का काम हो, तुम एक बर्तन हो जिसमें लोग पोर कर रहे हैं, काम हो जा रहा है, पानी पी के रख दे रहे हैं। तो वैसा तुमको बनना नहीं है, वैसा तुमको बनना ही नहीं है। अगर हम लोग इसको एज अ अपार्ट फ्रॉम दिस बुक देखें तो वैसा बनना ही नहीं है तुमको। डोंट बी जस्ट अ यूटिलिटी टू समवन। और वो खुद में ही समझना पड़ेगा तुमको। कोई अगर ऐसा कहता है कि मैं यूटिलिटी नहीं बनना चाहता लेकिन मैं बन जा रहा हूं, तो इसमें गलती किसी और की नहीं है। यूज जो तुमको कर रहा है वो किसी और की गलती नहीं है। शायद तुम्हारा फिगर ही वैसा रहा है हमेशा से कि तुम बस यूज करने के लिए देखे जा रहे हो दूसरे तरफ से। तुमने कभी अपने आप को उससे ऊपर दिखाया ही नहीं। शायद ग्रेगर ने अपने आप को फैमिली में उससे ज्यादा कभी कुछ दिखाया ही नहीं है। पैसा लाने के वो देता होगा, घर पे रूम में जाके सो जाता होगा, उससे ज्यादा उसका फैमिली से कनेक्शन है भी। हम लोग बुक में देख पा रहे हैं वो किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि माँ बाप के साथ जाके बातचीत कर रहा है, कुछ अलग तरीके के रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है जो कि एक फैमिली में होने चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। तो गलती तुम्हारी भी है। अगर एक एज अ पॉजिटिव लेंस की तरफ देखें तो गलती तुम्हारी भी है। अगर तुम देख रहे हो कि मैं अकेला हूं, तो मैं क्यों अकेला हूं, ये सवाल खुद से पहले पूछो। किसी और से पूछने से बजाय खुद से पूछो कि मेरे अंदर ये एलिनेशन वाली फीलिंग क्यों आ रही है। शायद इसलिए आ रही है क्योंकि मैं दूसरे को देख के ज्यादा जेलस हो रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए। उससे बेहतर है तुम खुद पे वर्क करो। सबसे बड़ा चीज है भाई खुद पे वर्क करने का। और पता नहीं मुझे नीचे का इन्फ्लुएंस क्यों आ जाता है हर बार, लेकिन वो जो वर्क करने वाला फैक्टर है नीचे ने काफी अच्छा समझाया है। खुद को एक एज अ उबरमेंश जब तक नहीं बनाओगे तो यू विल बी अनदर ग्रेगर सैम्सा, जिसको घर में लोग यूज करेंगे, तुम बस एक यूटिलिटी बन के रह जाओगे। उससे ऊपर तुम्हारा लाइफ डेवलप नहीं हो पाएगा। एक और पर्सपेक्टिव मैंने इसका निकाला था और मैंने यह तो सुना भी था कि है ना, एलियनेशन आपको कब फील होता है, जब आप कुछ अलग करके दिखाना भी चाहते हो। अगर आप अपने फैमिली या अपने जो भी आपके क्लोज वन है, जो आपको चाहते हैं कि आप ऐसे ही बनो, आपको इंजीनियर ही बनना है या आपको डॉक्टर ही बनना है, और अगर आपकी इच्छा नहीं है, नहीं मुझे तो स्पोर्ट्स में जाना है, आई एम रियली मेरे अंदर से आता है कि आई एम लाइक रियली गुड इन क्रिकेट और लाइक टेबल टेनिस, जिसमें भी, और अगर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जाते हो तो भी आपको एलियनेशन जैसा फील कराया जाता है कि आप है ना अलग ही इंसान हो, अब आप कुछ और ही हो, मतलब हमारे लिए।
और फिर वहीं पे मेरे को ग्रेगर सैम्सा का जो वो सिचुएशन हुआ था कि उनके वो फादर या उनकी मदर या उनकी बहन भी उनको अलग तरीके से, कभी फादर टॉन्ट मार देते थे, कभी स्टिक, जैसे बताया कि स्टिक लेके या सेब मार दिया, तो वो एक काइंड ऑफ है ना, आपको एक टॉन्ट लगता है। मतलब अगर उसको रिलेट करें अपनी लाइफ में, तो अगर आप सपोज आपको आपकी फैमिली ने बोला कि आपको इंजीनियर बनना है और आप जा रहे हो कि नहीं मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, और आप सेम घर में रह रहे हो, तो आपको एक टॉन्ट फील होगा, आपको कोई भी कुछ भी आके बोल देता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ ले सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, अगर हम इससे निकालें तो एक। तो व्हाट यू से? फॉर श्योर, ऑफ कोर्स लिया जा सकता है इस तरह के कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अब जब भी हम लोग कुछ नया करने जाते हैं तो ऑफ कोर्स लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहा है वो, ये क्या कर रहा है, और वो ये क्या कर रहे वाला फीलिंग धीरे धीरे डेवलप होके बन जाती है उस पर्सन के अंदर जो वो कर रहा है, कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं अब, शायद लोग मुझे किसी और नजरिए से देख रहे हैं, और मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ सोसाइटी में। मतलब कि और आजकल मॉडर्न डे मोटिवेशन यही ना सिखाता है, लाइक कि ये इसको बहुत एंगल से देखा सकता है, मैं इस पे ऐसे एलेबोरेट नहीं करूंगा, बट मॉडर्न डे मोटिवेशन ये बन के रह गया कि भाई डोंट फिट इनटू द सोसाइटी, मतलब कुछ नया करो, कुछ अलग करो। और वो लोग जब करते हैं, जब वो लोग उस चीज पे आते हैं, जब एक्चुअल में जब करने की बारी आती है, तो लोग ही जज करते हैं फिर कि ये दिस इज नॉट द वे, भाई ये नहीं सही है शायद, या फिर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लोग ट्राई करना भी बंद कर दिया है डिफरेंट चीजों को। आजकल की सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि यू आर नॉट ट्राइंग द डिफरेंट थिंग्स, एक्सप्लोर तुम कर ही नहीं रहे हो, और एक एंड पे पहुंच जा रहे हो। मतलब कि यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ, और मतलब कि अपसर्ड, मैंने रिसेंटली मिथ ऑफ सिसिफस पढ़ा, लाइक मैंने उसके 2 एसेज कंप्लीट किए, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बहुत पसंद आया, जो कि एल्बर्ट कामू प्रपोज कर रहे हैं, कि वो 3 एग्जाम्पल्स देते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है डॉन जुआन का, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ऐसे दूर से देखने में काफी बताऊंगा तो, जो कि अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करता है। मतलब कि उसका एक है, वो एक से सारा चीज, मतलब कि उसने सारे फीलिंग को महसूस कर लिया, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो एक बस वोमेनाइजर है, एल्बर्ट कामू ने किसी और रूप में उसको दिखाने की कोशिश की है तो वो वोमेनाइजर एज आउट ऑफ एल्बर्ट कामू बुक, बट एल्बर्ट कामू ने एक और पर्सपेक्टिव ऐड करने की कोशिश की है कि वो हर एक रिलेशनशिप को एज अ डीपनेस के साथ मतलब कि जीता है। ऐसा नहीं कि वो किसी नॉर्मल बंदे की तरह कि 10 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में और सबके साथ वो एंजॉय कर रहा है। उसका पॉइंट एंजॉय नहीं है, उसका पॉइंट है अलग अलग एक्सपीरियंसेस को गेन करना। उसका पॉइंट है कि भाई मैं महसूस तो करके देखूं, दुनिया में 10 चीजें हैं, मैं बिहार में पैदा लिया और बिहार में ही मर गया, तो आई डोंट थिंक कि इट वाज अ फ्रूटफुल लाइफ। भले ही बहुत लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव इसमें भी अब देंगे कि मे बी तुमने बिहार में, मतलब बहुत सारे एंगल्स हैं इसके, बट आई डोंट थिंक पर्सनली कि इट्स अ फ्रूटफुल लाइफ। तुमने कुछ देखा ही नहीं दुनिया में, तुमने कुछ जाना तक नहीं, क्योंकि तुम जब तक 10 लोगों के पर्सपेक्टिव नहीं लोगे या फिर 10 चीजें नहीं देखोगे, तुम्हारा दिमाग भी शायद वो एक केज के अंदर बंद रहेगा। ग्रेगर सैम्सा का भी सेम कंडीशन था, वो उठता जाता ऑफिस से आता घर, और घर पे आके वो रात में कुछ थोड़ा बहुत लिखता और सो जाता। तो वो उसकी लाइफ वहीं पे बंद होके रह गई थी, उससे वो आगे फ्लरिश हो ही नहीं पा रहा, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। और फ्रांस काफ्का, एज अ फ्रांस काफ्का, रियल फ्रांस काफ्का को भी देखे तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे थे, रात में आके लिखते थे, और बस वही उनकी जिंदगी चल रही है। वो मतलब कि एक ऐसा फीलिंग होता है कि तुम बस फंसे हुए हो किसी चीज में, तुमने बस कैद कर लिया खुद को। और यहाँ पे 10 लोग 10 बहाने देते हैं कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे हैं कि मैं कुछ नया करूं या फिर कुछ करूं। तो मेरा जवाब सिंपल सा, भाई किसी के पास नहीं आ रहे अपॉर्चुनिटीज। वो अपॉर्चुनिटीज किसके पास आ रहे हैं? दुनिया absurd है, अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे तो अपॉर्चुनिटीज किसी के पास नहीं है। मतलब कि एल्बर्ट कामू को हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि एल्बर्ट कामू अगर मेरे सामने खड़े हैं और हम उनको ऐसा बात बोले कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो तो सिंपल कहेंगे अपॉर्चुनिटीज ही क्या चीज है, दुनिया में तो कुछ है ही नहीं मतलब, तो तुम अपॉर्चुनिटीज को भी क्यों मतलब बना रहे हो? तुम्हारा सिंपल है भाई, काम अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करते जाओ, जिसमें तुम्हारा मन भरा उसमें लग जाओ। तुम फिर दुनिया जो कहे तुमको फिर नहीं सुनना है दुनिया का, थोड़ा पैक हो जाओ, तो शट होना पड़ेगा तुमको उसके लिए। पहले एक्सप्लोर तो करो, एक्सप्लोर जब तक नहीं करोगे, आजकल रीजन यही है लोगों के दुख का, मेरे लगता है। मतलब कि उतना मैं ऐसा बड़ा पर्सन तो नहीं हूं ऐसे जज करने के लिए, 20 साल का लड़का कोई जज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आजकल जो दुख का वन ऑफ द रीजन है वो ये भी है कि लोग ज्यादा कुछ एक्सप्लोर किए नहीं है, एक चीज में स्टक हो गए हैं,
और अब उनको बड़ा खराब लगता है कि यार इससे आगे जिंदगी नहीं बढ़ रही है, इससे आगे कुछ हो नहीं पा रहा है। थोड़े बहुत ट्रिप मार लेते हैं, इसलिए ट्रिप्स करते हैं क्योंकि उनको कुछ रियलाइज हो कि भाई कुछ तो जिंदगी में हैपनिंग है। बस इसलिए क्या है, वो सॉल्ट चाहते हैं थोड़ा सा जिंदगी में, वो ऊपर से थोड़ा बहुत पेपरिका आ जाए ताकि थोड़ा बहुत लग रहा है जिंदगी में मसाला, बस इसलिए लोग, हाँ मसाला चाहिए। ट्रिप्स का मतलब है जिंदगी में मसाला ऐड ऑन करना, वो एग्जिस्टेंस को रियली में महसूस करना। तो ये बात तुमको पहले भी सोचनी चाहिए थी। अगर तुमको सच में एग्जिस्टेंस को महसूस करना है, तुमने अगर अचीव कर लिया है सब चीज लगभग, जब तुमको लग रहा है कि मैंने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया है, तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। मतलब कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। वरना वही है कि तुम बस जिए आए गए, वही वाली बात हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ हैपनिंग है नहीं। शॉपेनहायर वाली फिर वही बात है, शॉपेनहायर भी ऐसे ही कुछ बंदे हैं, वो काफी पेसिमिस्टिक है, तो वो तो उनके लिए यही है वर्ल्ड व्यू। लेकिन काफी अच्छा, एल्बर्ट कामू उनको बहुत क्रिटिक किया है। उनको एल्बर्ट कामू कहते हैं कि भाई शॉपेनहायर ऐसा बंदा था जो कि खुद अच्छे घर में बैठ के खाना पीना खुद अच्छा खा रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि भाई जिंदगी में कुछ मतलब है नहीं, मरना ठीक है। खुद वो एग्जाम्पल, लाइक नीचे का बहुत अच्छा वर्ड है कि प्रीच बाय एग्जाम्पल। जो तुम कह रहे हो वो खुद एग्जाम्पल सेट करो खुद से। अगर मैं आज कहता हूँ मैं एक ऐसा पर्सन हूँ दिन रात पढ़ता हूँ और किसी को दिखे ही नहीं मैं पढ़ता हूँ, तो कहाँ से वो बात आएगी, वो कैसे प्रूव होगी? तो अगर मैं किसी बंगले में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि भाई एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इट्स ऑल अबाउट, हाँ ठीक है पर्सपेक्टिव तुम ऐड कर रहे हो, बट यू हैव टू प्रीच इट ऑल्सो। भाई तुम दिखाओ कि यू आर स्टैंडिंग फॉर एन एग्जाम्पल, तो बी एन एग्जाम्पल, बी एन एग्जाम्पल कि दुनिया लगे कि नहीं भाई यू आर स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ। फेक सूडो किसी चीज को मत करो। आजकल हर चीज में सूडो है, सूडो साइंस है, सूडो फिलोसफी है, सूडो ह्यूमन है खुद अपने आप में। फेक बन के रह रहे हैं लोग, ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, वही वाली बात है। नहीं, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। बहुत सारी चीजें कवर कर ली इसमें हमने तो तो जैसे कि है ना, हमें ये भी पता चला कि लाइफ का एज इन कोई मीनिंग नहीं है ना, कि मतलब आप अब जैसे ग्रेगर मतलब कि अब ये थोड़ा आई थिंक थोड़ा पॉज, लाइक ये थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे कोई आगे बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, लाइक ऑफ कोर्स हिंदू माइथोलॉजी में भी तो है कुछ ना तो मीनिंग है। मतलब कि एज अ पर्सन अगर मैं बोलना चाहूंगा, अब अभी मेरा थॉट जहां तक पहुंचा है, अभी तक जहां तक मैंने बिल्ड किया, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि थॉट्स चेंज होते हैं, तो मैं अभी ऐसा नहीं करें कि 100%, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जहां तक मैंने भी समझा है कि हाँ मतलब नहीं है, मतलब कि सच में कोई ऐसा ग्रैंड स्कीम नहीं है तुम्हारे लिए जो ऊपर से कोई देवता उतरेंगे और तुमको बोलेंगे साहिल तुमने अचीव कर लिया, अब चलो हो गया तुम्हारा काम, अब फिनिश। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू मेक सिसिफस अगर तुम हो तो सिसिफस के पास जो बड़ा सा पत्थर था, तुमको वो पत्थर खुद ढूंढना है जिसको तुम ऊपर घाटी के ऊपर ले जाओगे, वो घाटी के ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर तुम ले जाओगे, वही जिंदगी चलेगी। हाँ, अब जो भी आपकी लाइफ में, जैसे सिसिफस को एक पत्थर मिल गया था, तो वो आपको पत्थर ढूंढना है कि आपका क्या पत्थर है वो, और आपको उसी में ही मतलब ऐसा नहीं कि यू सैड हो गए हो और वही सॉल्ट पेपर डाल रहे हो और बस मसालेदार अपनी लाइफ को बना रहे हो, उसमें ही और क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो हैप्पीनेस में, तो वो आपको सर्च करना चाहिए। एग्जैक्टली। और रही लाइक बैक टू द टॉपिक ऑन द मेटामॉर्फोसिस, तो भाई मेटामॉर्फोसिस मुझे लगता है एज अ होल जो बस यही है कि भाई एक ऑप्रेस्ड बंदे की कहानी है जो कि काफी ज्यादा झेल चुका है, और वो अचानक से एक दिन जब इंसेक्ट बनता है तो हमें पता चलता है एज अ रीडर कि दुनिया कितनी ज्यादा निर्दयी है। लाइक लोग तुम्हें किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इवन योर ओन मॉम डैड। जब तुम्हारे पास काम था तुम्हारे पास लोग थे, जब तुम्हारा काम खत्म हुआ भाई एट द एंड आते आते तक उसकी बहन भी हार मान जाती है। जिन्होंने बुक पढ़ा वो जानते हैं, उसकी बहन तक उसके पापा को जाके कहती है कि नहीं वो ग्रेगर सामसा नहीं है, उसको निकालो घर से, अब ही इज नॉट आवर लाइक जो भी उसका भाई, हाँ इज नॉट माई ब्रदर, लाइक वो कोई और पर्सन है। और ग्रेगर खुद में भी महसूस करता है कि भाई वो उसका दिमाग में हमेशा लेकिन यही चलता रहता है कि अभी भी मैं कैसे फैमिली को प्रोवाइड करूं, अब मैं ऐसे चेंज हो गया हूं, अभी मैं कैसे फैमिली को प्रोवाइड करूं। अभी भी उसके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही हैं, अभी भी वो कहीं उसी स्टेज में स्टक है जहां से वो स्टार्ट हुआ था, जहां से उसने शुरुआत की थी। और आफ्टर ऑल दैट बस फ्रांस काफ्का आईना लेके खड़े। मेरे बहुत अच्छा लगता है कि भाई
ये राइटर आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा है, नहीं, सबसे solution नहीं इंपॉर्टेंट चीज हम्म। सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कोई दोस्तोयेवस्की का भी कुछ मेरे बहुत अच्छा लगता है ये चीज की सोल्यूशन नहीं देते। दोस्तोयेवस्की का मैंने बस शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हैं और एक नोवेला नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड पढ़ा है, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में। तुम किसी को उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते, उसका सोल्यूशन वो खुद ढूंढेगा। बस वो एक आईना लिए खड़े हैं और आईना का काम है, मैंने अपने लाइक वीडियो में कहा था, आईने का काम है तुम जैसे हो वैसा दिखाना, आगे का काम है तुम्हारा। काफका आईना लेके खड़े हैं कि मे बी दिस इज ग्रेगर सैम्सा, दैट इज यू, दैट इज यू, हाँ दैट इज यू एंड यू हैव टू चेंज योर। मैं पॉजिटिव थोड़ा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इसी टाइप का हूँ, लाइक इसमें भी एक टर्म है, आई डोंट लाइक मेरे को याद नहीं है, बट इतना ज्यादा पॉजिटिव होना भी एक टर्म होता है, बट हूँ मैं थोड़ा, तो मैं इसमें एक पॉजिटिव लेयर ऐड करूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको फ्रांस काफ्का के आईना लेके सामने खड़े हैं और तुमको दिखा रहे कि यू आर अ ग्रेगर सैम्सा, तो चेंज योरसेल्फ, बिकॉज यू आर इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि तुम्हें कब कोई पटरी से उतार के चला जाएगा और तुम उस ट्रेन की काम नहीं रहेगी, उस ट्रेन का काम नहीं रहेगा। बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो फिर वो पुराने ट्रेन का क्या काम, तो तुमको ही बुलेट ट्रेन बनना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ नॉट इन टर्म्स ऑफ कि तुम और ज्यादा पैसे कमा रहे हो और ज्यादा फैमिली को प्रोवाइड करो। सिचुएशन फिर भी वही रहेगा, क्योंकि कल को अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो फिर से वहीं पे रोड पे आ जाओगे, इन अ टर्म्स ऑफ कि फैमिली तुमको वैल्यू नहीं करेगी, सोसाइटी तुमको वैल्यू नहीं करोगे। आई वांट टू से कि भाई अपग्रेड योरसेल्फ एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन, कि किसी रूम में अगर तुम बैठे हो तो अगर तुम 4 बातें बोलो तो आई थिंक कि पीपल मस्ट लिसन टू यू, कि भाई तुमने कुछ कह रहा हो तो जरूर कुछ बात होगी इसमें। अगर वैसी पर्सनालिटी तुम डेवलप करते हो तो तुमको अपने आप में खुद महसूस होगा कि आई हैव बिकम समथिंग, मैंने कुछ किया है जिंदगी में, या फिर मैं कुछ अपग्रेड कर पा रहा हूँ जिंदगी में। तुम किसी पीक पे तो नहीं पहुंचोगे, बिकॉज देयर इज नो पीक, ये पीक मिथ है। ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर फीड करते हैं पीक है और वो सब जिंदगी में यहाँ पे पहुंचता, देयर इज नो पॉइंट इन जिंदगी बस एक सिंपल सा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्टॉप्स है भाई, स्टॉप्स पे तुम जहां रुकते जाओगे वहां अपने एक बस छाप छोड़ के जाओ, कहने का मतलब है कि भाई यू हैव टू बी समवन टू लुक आफ्टर, इन अ गुड सेंस, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस कि तुम बन जाओ भाई टेररिस्ट ही बन के घूम रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने जिंदगी में कुछ किया, तो वो नहीं, इन अ गुड सेंस, इन अ राइट वे, कि भाई सोसाइटी सही मायने में तुमको सही डायरेक्शन में देख पाए। ग्रेगर सैम्सा ना समझे तुमको कि तुम बस यूज हो रहे हो, तुमको बस आदमी इस नजर से देख पा रहा है कि तुम एक पर्सन थे जिसको सोसाइटी में बस लोग कुछ जानते थे, लोग बातचीत भी नहीं करते थे जिससे, बस दूर दूर से किसी को हम जानते हैं, मोहल्ले में हर कोई के लोग होते हैं आजकल जिसको हम दूर से जानते हैं, इन पर्सन नहीं जानते हैं, बस हम लोग जानते हैं हाँ भाई मेहनत बहुत कर रहा है, वो घर में आता है जाता है, बस यही है उसका लाइफ, यही चल रही है उसकी जिंदगी में। उसके अलावा एज अ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर कुछ है ही नहीं। हम और मुझे लाइक एज अ इमोशनली मैं इसको बोलना चाहूंगा तो ये काफी ऐसे टची लगता है कि अगर तुम ऐसे खड़े हो और यू लाइक तुम्हें लोग देखें और तुम्हें फील हो कि यू आर नॉट वर्थ इट एनी मोर, कि भाई कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास कि तुमको लोग कम से कम तुमसे बात करना चाहे, यू आर जस्ट अ थर्ड व्हील जिसको लोग कॉल करके बोल रहे हैं चल ना यार तेरे साथ मजा आता है। मेरे कुल्लू का बात याद आ रहा है, ये कॉमेडियन उन्होंने उसे एक मजाक में बहुत अच्छा बात कहा था कि एक थर्ड व्हील वो व्हील होता है जो कि जिसको ऐसे दिखाया जाता है कि वो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, उसको बस बोले चल ना यार तुम्हारे साथ मजा आता है, तो वो वाली बात नहीं है। यू हैव टू बी समवन टू यू नो अपग्रेड योरसेल्फ फ्रॉम दिस ग्रेगर सैम्सा सिचुएशन। हम ऐसे पॉजिटिव एंगल में देख रहे हैं, बाकी हम निहिलिस्टिक तो है नहीं, तो मैं उस एंगल से बात ही नहीं करना चाहता। नो दैट्स सो ट्रू, मतलब मैं भी वही पॉइंट रखना चाह रही थी कि फ्रांस काफ्का ने अपनी बुक में केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू ही दिए हैं कि भाई मैं ऐसा था, मैं 9 to 5 जाता था, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था और मैं इंश्योरेंस कंपनी में इसीलिए जॉब करना चाहता था कि मैं वापस आके लिख सकूं और मैं लिख सकूं तो अपनी फीलिंग्स वगैरह निकाल सकूं, और फिर मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, मतलब वो एक्चुअल में हुआ नहीं था बट ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट और वो ऐसा पोर्ट्रे कर रहे थे। तो ये बहुत ही वो एक्चुअली में मतलब कि वो इन्फ्लुएंस उनका फादर से है, क्योंकि उसके फादर भी वैसे उसको काइंड ऑफ ट्रीट करते थे, ऑप्रेस्ड था बंदा, फ्रांस का इन रियल लाइफ भी ऑप्रेस्ड थे, और वही ऑपरेशन उनके बुक मेटामॉर्फोसिस में दिखता है, क्योंकि वो जो फादर है ग्रेगर सैम्सा का सेम फादर है, इधर हम रख सकते हैं रियल लाइफ फ्रांस काफ्का के फादर, वो भी ऑपरेसर है, ये भी ऑपरेसर है, वो भी दिखाना चाहते अपने मैस्कुलिनिटी अपनी फैमिली के अंदर, ये भी मैस्कुलिनिटी दिखाना चाहते थे, ये भी दिखाना चाहते थे कि भाई आई एम एन ऑथोरिटेरियन, मैं भी डोमिनेटिंग फिगर हूँ तुम्हारे फैमिली के अंदर, जो कि फ्रांस काफ्का को काफी पसंद नहीं आता था। और वो ब्यूरोक्रेटिक चीज जो उनके इस वाले बुक में तो नहीं थी, मेटामॉर्फोसिस में थोड़ी बहुत थी ब्यूरोक्रेटिक जो चीजें थी,
लाइक कि आपको गवर्नमेंट काम भी कुछ करवाना हो तो 10 जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं, Yeah, वो वाली जो फैक्टर है। एंड जो हर बार जैसे कि ट्रायल में आई थिंक आई हाँ। हैवंट रेड इट Yeah, yeah, भाई, मतलब trial कि में मैंने पढ़ा mentioned तो है। नहीं है। हाँ, तो उसमें वो जो कैरेक्टर उसको शायद किसी रैंडम चीज के लिए Yeah, मतलब उसको कि उसको जेल में हाँ डाल दिया जाता उसको है। खुद हाँ उसको खुद नहीं मालूम है कि मेरे साथ हुआ क्या है। Yeah. तो वो चीज भी काफी प्रोमिनेंट है कि काफका दिखाना चाह रहे हैं कि समटाइम्स इट्स जस्ट कि भाई चीजें किसी कॉन्टेक्स्ट के लिए नहीं हो रही है, वो It's बस just happening. तुम्हारे साथ तो हाँ वो बस तुम्हारे साथ हो रही है। वो ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा चाहा है, गवर्नमेंट ऐसा चाहा है, तो वो तुम्हारे साथ हो रही है, जिसको वो एज अ आवाज के रूप में भी ले सकते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट हम लोग बस बोल सकते हैं, और अभी भी हम लोग एज अ इन फ्रंट देखता हूं मैं कि ऐसा होता है। Yeah. लाइक वी हैव टू चेंज, ऐसा होता है, वी आर, और यही तो है कि वो टाइमलेस चीज है। ये जो फ्रांस काफका का राइटिंग वो टाइमलेस इसलिए है कि मुझे लगता है कि चेंजेस नहीं हुए चीजें। चेंजेस कहाँ, कुछ नहीं चेंजेस हुआ है। उस समय भी ऑप्रेस्ड फील करते थे लोग, आज भी ऑप्रेस्ड फील करते हैं लोग। आज चीजें चेंजेस हो गई इन टर्म्स ऑफ कि ओपननेस हो पहले गई है थोड़ी बहुत। हाँ थोड़ी बहुत ओपन है, थोड़े बहुत लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन बस वे चेंज हो गया। पहले हंटर से लोग मार खाता था, अब स्टिक से खा रहा है, वो वाली बात है। वो अब वही बातों से वाली खा बात रहा है बस। हाँ बस चेंज हो गया है, वे चेंज हो गया है, बाकी चीजें सेम है। इसलिए फ्रांस काफका आज भी रिलेटेबल है, इतने टाइमलेस क्रिएटर है वो। और उनका जो काफका एस्क है, जिसको कहा जाता है काफका एस्क के अंदर वो सारी चीजें आती हैं, चाहे वो ऑप्रेसिंग चीजें हो या फिर कोई ऐसे वो सारी चीजें जो कि इलॉजिकल चीजें हो, अपसर्ड वाली फीलिंग हो, वो सारी चीजें काफका एस्क को बनाती हैं, जिसको काफका ने अपने सारे बुक्स में रिप्रेजेंट किया है, अपने सारे नॉवेल्स में रिप्रेजेंट किया है। और वो अपसर्डिटी वाली फीलिंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट उनके बुक्स में रहती है। एज अ बुक के लैंग्वेज में सिर्फ बात करें तो कि हमने एग्जांपल ही देखा कि मेटामॉर्फोसिस में सबसे बड़ा अपसर्ड इंसिडेंट तो ये है कि बुक का ओपनिंग ही अपसर्ड है। वही एक अपसर्ड इंसिडेंट जो कि हमारी जिंदगी में भी है। वो एक सिंबल के रूप में है कि हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कि अचानक से हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, दिस इज रियली वेरी अपसर्ड, कि भाई इसका मतलब क्या निकालूं मैं, इससे मैं क्या कॉन्टेक्स्ट निकालूं। और मुझे नहीं लगता कोई समझा सकता है इस चीजों को। समझाना वर्ड्स में काफी मुश्किल है, क्योंकि वो एट अ मोमेंट वो फीलिंग है तुम्हारे साथ, वो फीलिंग को समझ पाओगे तुम तो जिंदगी में आजकल सभी खुश होते हैं। अगर सब समझ लेते तो सभी खुश होते हैं, लेकिन आजकल कोई ऐसा है ही नहीं। सब वी आर इन अ स्पिरिचुअल मोड में जाने का भी टाइम आता है, तो उससे पहले you have to find yourself first, then go in some other first and direction. foremost thing is like know yourself. हाँ know yourself. और आपने तो काफी अच्छे अच्छे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, तो you know कि भाई स्पिरिचुअल लाइन में भी चीजें हैं फाइंड, मतलब कि वो सेंस की you have to कमिंग बैक टू मेटामॉर्फोसिस, तो उसमें जैसा कि हम लोग बता रहे थे ना कि आपने बोला कि आईना दिखा रहे हैं फ्रांस काफका, विच इज़ लाइक रियली ऑसम वर्ड ऑफ सेइंग कि ये ना वो हमें यही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा फील किया, तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो ट्राई टू डू समथिंग। और वो उस टाइम पे शायद वो इतनी ओपननेस नहीं होती होगी अपने पेरेंट्स से बात करने की, बट नाउ आजकल काफ़ी कुछ चेंज थोड़ा बहुत हो गया है, तो यू कैन गो आउट एंड टॉक टू देम, इफ नॉट टू योर पेरेंट्स एटलीस्ट यू कैन टॉक टू योर सिबलिंग्स और फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट रीच आउट इंस्टेड ऑफ लाइक अपने अंदर ही आप घुटते रह रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो। तो यही इसीलिए भी इट्स लाइक रियली बेस्ट टू रीड अबाउट बुक्स और नो कि आपके साथ कैसा हो रहा है, एंड यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योर थिंग। क्योंकि कई बार कुछ चीजें, ये फॉर श्योर कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम लोग को मालूम ही नहीं होता कि वो एक चीज है। क्योंकि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये कितने लोगों को एंजाइटी अटैक आता है, उनको मालूम नहीं कि वो एंजाइटी अटैक है। सिंपल चीज है, लेकिन उन्हें मालूम तक नहीं वो एंजाइटी अटैक है, दे हैव टू ट्रीट योर देमसेल्फ। लेकिन मुझे लगता है ये कॉमन सा चीज होगा कुछ, बट नो इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू कि नहीं तुम्हें नहीं होना चाहिए वो चीज, लेकिन तुम्हें फिर भी वो हो रहा है। और वो तुम जानोगे कैसे? जानने के लिए आई थिंक बुक इज द बेस्ट ऑप्शन, और ऐसे ऐसे राइटर्स इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहे हैं कि यू आर दिस। लाइक नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड इज सिमिलर टू आई थिंक कि फ्रांस काफका बुक मेटामॉर्फोसिस। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में वो कैरेक्टर काफी ज्यादा स्पाइटफुल है, काफी ज्यादा अपने आप को इरैशनल बताता है, काफी ज्यादा इरैशनल है। उसमें टॉपिक्स
मैंने हाँ पढ़ी नहीं है ये book। मस्ट रीड, मतलब कि आप पढ़ सकते हो, छोटा सा नोवेला है, अच्छा। मतलब कि उसमें रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर उस पर थोड़ा सा बात करें तो मैं ऐसे सम अप करके ये बोलना चाहूंगा कि फ्योदर दोस्तोयेव्स्की वहाँ ये दिखा रहे हैं कि कितने उस टाइम में बहुत सारे रैशनल फिगर्स ऐसे प्रोमिनेंट हो रहे थे कि वो दिखाना चाह रहे थे कि रैशनैलिटी के थ्रू हम लोग जिंदगी को काफी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन वहीं फ्योदर दोस्तोयेव्स्की ने एक चीज ऐड किया कि नहीं, जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है ह्यूमन की, इट्स वेरी मेसी, और तुम उसको बस एक कैटेगरी में डाल रहे हो कि नहीं रैशनैलिटी इज द ऑप्शन और रैशनैलिटी इज द आंसर। इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें देयर इज अ पार्ट इन लाइफ दैट इज इरैशनैलिटी। और लेकिन वहां पे फिर वो खुद भी एक अच्छा चीज करते हैं कि अब यहाँ पे गलत मैसेज आता है। अब यहाँ पे लोगों को लगेगा कि भाई इरैशनैलिटी इज द ऑप्शन, रैशनैलिटी नहीं है तो इरैशनैलिटी है, बट वहां पे वो इरैशनल क्रिएट, जो अपना मेन कैरेक्टर है उस बुक के अंदर, वो पूरा इरैशनल है। तो वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि देखो पूरा इरैशनल होना भी सही नहीं है, क्योंकि उसके साथ बहुत बहुत बुरा होता है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने जो कि लोग उसको बहुत नीचे नजरिए से देखते हैं, वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, वो अपने आप को बहुत नीचा पाता है। तो वो वहां पे फ्योदर दोस्तोयेव्स्की कह रहे हैं कि देयर इज द बिटवीन रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी के बीच का जो क्योस है वो जिंदगी है, और उस जिंदगी को हम सभी जी रहे हैं। और उस मेसी जिंदगी को, उस मेसी इमोशन को कोई प्योरली नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। कोई बेवकूफ अगर तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने सुलझा लिया है जिंदगी के पजल्स को, तो मे बी ही इज मोर मतलब पजल्ड, वो सबसे ज्यादा वो खुद पजल्ड है कि जो अगर वो ऐसा कह रहा है। तो इससे बेहतर है कि यू जस्ट हैव टू, दोस्तोयेव्स्की वही कह रहे हैं कि मैंने बस बता दिया है तुमको जिंदगी के बारे में कि भाई ऐसा भी है, बाकी आगे तुम्हारा जीना काम है कि तुम बैलेंस करके जी सकते हो। यू हैव टू बी रैशनल समटाइम्स, यू हैव टू बी इरैशनल समटाइम्स, लेकिन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस इज द की। बैलेंस, बहुत लोग कहते हैं कि या तो ब्लैक एरिया में रहो या तो व्हाइट एरिया में रहो, ग्रे एरिया अच्छा नहीं होता, बट इन लाइफ ग्रे एरिया इज द बेस्ट स्पॉट। बेस्ट स्पॉट है वो, क्योंकि अगर तुम ग्रे एरिया में नहीं रह रहे हो, ब्लैक रह रहे हो या फिर व्हाइट में रह रहे हो, तो तुम कंडीशंस देख सकते हो दूसरों की कि कैसे रह रहे हैं वो, या फिर उनका कंडीशन या फिर उसका रिजल्ट क्या निकल गया है। ग्रे एरिया ही तो जिंदगी है। आई थिंक ग्रे स्पॉट इज द लाइक रियल स्पॉट, की जहाँ पे जिंदगी चल रही है, रियली हैपनिंग है वहां पे जिंदगी, जहाँ पे तुम चीजों को समझ पाते हो। कि मैं आजकल एज अ 20 ईयर ओल्ड बॉय मैंने बहुत चीजें, ये चीज अपने अंदर चेंजेस किया है कि मेरे को बाकियों की तरह, कम से कम बाकियों मतलब कि इन सेंस कि बाकी जो मेरे दोस्त लोग हैं या फिर मेरे आसपास के जो मेरे ही एज के पर्सन्स हैं, उससे ज्यादा अगर मुझे कुछ करना है इन टर्म्स ऑफ मेरे खुद के लिए, सेल्फ के लिए, तो मुझे परसीव करना सीखना पड़ेगा। मुझे अगर जिंदगी मेरे तरफ कुछ फेंक रही है तो उसे फिल्टर होके क्या आप मेरे अंदर आना चाहिए, वो मुझे सीखना पड़ेगा। वो मैं उस पर अभी वर्क कर रहा हूँ कि एक ऐसा फिल्टर लगाओ अपने सामने कि जो सही चीजों को तुम्हारे अंदर मतलब कि आने दे और तुम उसे सीख पाओ। तो क्योंकि जो भी है तुम्हारे अंदर सारी चीजें फेंकी जाएंगी, सारी चीजें तुम्हारी तरफ फेंकी जाएंगी। ग्रेगर सैम्सा की तरफ भी वही था, जिंदगी ने सारी चीजें फेंक दी उसके ऊपर, वो एक इंसेक्ट बन गया अब अचानक से। लेकिन वही है कि भाई तुम परसीव करके अपने अंदर क्या उतार रहे हो, और या इन अ मोस्ट सेंस मैं कहूँ कि लाइक तुम सोच क्या पा रहे हो, क्या समझ क्या पा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ क्या पा रहे हो तुम उस चीज से, या फिर तुम अपने आप में क्या चेंजेस ला पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे लगता है बाकी सारी चीजों का साइड रखते हो तुम जिंदगी में। तुम मुझे मैं बहुत आजकल खुश रहता हूँ एक चीज को लेके, मुझे पसंद आया, किसी का मेरे को याद नहीं है बिल्कुल, एक पर्सन ने बहुत अच्छा बात की, लेकिन तुम जब समझने लगते हो तुम खुश होने लगते हो। मतलब कि तुम जब समझने लगोगे तुम्हें खुशी मिल जाएगी, तुम शांत रहने लग जाओगे जब तुम समझने लगोगे। जब तक तुम नहीं समझोगे तुम हर जगह भग 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 करोगे, तुम कहीं ना कहीं बोलते फिरोगे कि भाई ये क्या वो क्या है। जब तुम्हें दूर से चीजें समझ में आने लगेगी ना, तुम्हें अपने अंदर की शांति मिल जाएगी। जब तुम खुद से ऐसे समझ जाओ कि हाँ ये चीज हो रहा है, ये चीज हैपनिंग हो रहा है मेरे साथ, तो मैं समझ गया हूँ कि मेरे को अब ये डिसीजन लेना है, मेरे को किसी और की जरूरत नहीं, मेरे किसी दोस्त को कॉल नहीं करना है कि भाई आज ये हो गया था प्रॉब्लम। अरे भाई टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय योरसेल्फ, किसी दोस्त के पास नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि भाई तुम अपने माइंड को खुद समझ सकते हो, तुम्हारा दोस्त अपना पर्सपेक्टिव से देता है रिजल्ट का, मतलब कि वो सॉल्यूशंस अपनी पर्सपेक्टिव काफी ऐड करते हैं। किसी पास भी चलो, मॉम डैड के पास भी जाओगे तो वो अपना पर्सपेक्टिव के साथ ही तुम्हें सॉल्यूशन देंगे। अगर तुम फंसे हो कि भाई जेई करना चाहिए, नीट करना चाहिए, मतलब सॉरी जो भी इंजीनियरिंग करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, मॉम डैड के पास जाओगे तो मॉम डैड कहेंगे दोनों ही सही है, कुछ भी कर ले, या फिर भाई तू इंजीनियर बन ले, पापा का अगर ड्रीम है खुद का इंजीनियर तो वो तुम पे थोपेंगे इनडायरेक्टली इंजीनियर बन ले। बट यू हैव टू चूज बाय योरसेल्फ एट द एंड कि तुम्हें मजा किस में आ रहा था।
Yeah. मजा इज अ वेरी मतलब लाइट वर्ड, आजकल Light बहुत word. लाइट मिल जाता है इस वर्ड को कि मजा आना चाहिए जिंदगी में, लेकिन अगर एज अ सीरियसली इसको सोचे इन अ डीप फिलोसफिकल सेंस, तो मजा इज अ वेरी वेरी डीप वर्ड कि Yeah. भाई तुम्हें मजा आना चाहिए। और मजा सिर्फ वो नहीं होता है पल भर की खुशी, मजा होता है भाई तुम जिंदगी में जब हो चुके हो साथ, जब जब flow में जिंदगी आ में तुम गए हो। समझ चुके हो, हाँ तुम If फ्लो you are में in आ the गए हो flow. तुम जिंदगी के, तुमको अब समझ में आ रहा है, चल रही है नाव, नाव ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसके साथ तुम आराम से फ्लो के साथ चलते जाओ, किनारे लग ही जाओगे एक ना एक दिन। मजा को कैजुअली मत लो कि भाई पार्टी करना इज मजा, इट इज एट सम पॉइंट कि भाई तुम्हें कुछ पल की खुशियां मिलेगी, बट मोर देन दैट इट्स वेरी डीप। या दैट्स सो ट्रू। जिड्डू कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं एक बात कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग टू मी, आई एम जस्ट हैप्पी, हाँ, आई एम जस्ट फिर स्टेइंग से इन माय रिपीट जोन। कीजिएगा इसको, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये लाइन। जिड्डू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, ये कहते हैं कि आई एम हैप्पी एंड आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग टू मी। हाँ, बहुत खूबसूरत लाइन है ये। Actually, I don't care what is happening. I'm just happy. I don't care like what is happening. Yeah. तो आई डोंट केयर, आई एम हैप्पी। तो ना ये या बहुत अच्छी बात बताई आपने उनकी फ्रांस काफका की। वही जो हम बात कर रहे थे, काफी और क्वेश्चन आ रहे थे, वो बोलिए। स्किप हो गया हाँ, एकदम से open for- दिमाग में। बोलिए। तो ये जैसे कि हम लोग ये पे बात कर रहे थे ना कि जैसे फ्रांस काफका ने अपने ही अंदर की बात बताई है बेसिकली, है ना, तो हमें इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि यही होगा, आपको जस्ट लुक फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव और वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि यू आर इन विच स्टेज। और अगर Yep. जैसे बताया एंग्जाइटी अटैक वाला भी बताया था आपने कि हमें खुद ही पता नहीं होता कि यू आर इन डिप्रेशन और यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी या डिप्रेशन से, तो उसको जानने के लिए भी यू हैव टू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ ऑथर्स जिसकी अंडरस्टैंडिंग आप समझ के अपने आप को जान सकते हो। तो लाइक आई सेड कि ना, नो योरसेल्फ इज द बेस्ट वे ऑफ know yourself. गोइंग फॉरवर्ड। नो योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जानो पहले खुद को, देन मूव फॉरवर्ड, एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, यू हैव टू परसीव इट भाई कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोग बस मेजर प्रॉब्लम ये है कि यू आर जस्ट वॉकिंग फॉरवर्डली, चलते जा रहे हो, और तुमने चलते चलते जो भी चीजें हैपनिंग हो रही थी इन अ प्रेजेंट, वो मिस कर दिया तुमने फ्यूचर के चक्कर में। वो जो चीज अभी हैपनिंग हो रही है, वो जो अभी वो पल है, वो जो जस्ट ऐसे गुजर रहा है, यू आर मिसिंग एवरीथिंग। एंड बिलीव मी कि भाई जब तुम एक पॉइंट पे पहुंचोगे, तुम्हें लगेगा कि मेरा जो गोल था, मैंने गोल तो अचीव कर लिया, बट आई एम वेरी काइंड ऑफ खाली इनसाइड, लाइक आई एम एम्प्टी बिकॉज आई हैव मिस्ड अ लॉट। ना ही मैं किसी के टच में हूँ, ना ही मेरे अंदर वो थॉट्स हैं जो कि मुझे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आते हैं, या फिर एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं सीखता, वो सारी चीजें मैंने मिस कर दी जस्ट फॉर दिस। और वो दिस मिलने के बाद, या सॉरी अगर दूर हो तो डैट मिलने के बाद, तुम्हें लगता है यू आर जस्ट हैवंट अचीव्ड एनीथिंग येट। और वही फिर लालसा मन के अंदर आ जाती है कि भाई मे बी आई हैव डन समथिंग मोर। और फिर वो जो ना होता है कि हम लोग जब बैक देखते हैं अपने आप को पीछे मुड़ के, तो यू हैव टू सी योरसेल्फ इन अ गुड पोजीशन, नॉट इन अ पोजीशन लाइक कि भाई और कुछ कर लेता। उससे बेहतर है कि भाई मैंने जो किया वो सही किया, इट वाज अ राइट डिसीजन, एवरी स्टेप्स आई टुक वाज अ राइट स्टेप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे ने जो बहुत बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। मतलब उनका एक वो एक एग्जांपल देते हैं कि यू आर स्टक इन अ लूप। तुम एक रैंडम लूप में स्टक हो, जिसको वो आई थिंक कि आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट हमको समझा सकते हैं इस चीज को कि तुम्हें उस जिंदगी तुम्हारे पास एक डीमन आया है, वो डीमन तुमसे कह रहा है कि तुम्हें ये जिंदगी दोबारा जीनी पड़ेगी। तो वुड यू लव टू डू, मतलब कि क्या तुम जीना चाहोगे इस जिंदगी को दोबारा? तो बहुत लोगों का आंसर रहेगा नहीं। तो फ्रेडरिक नीचे ने एक्सट्रीम सेंस कहना चाह रहे हैं, ये नहीं क्यों आ रहा है तुम्हारे अंदर से? ये नहीं इसलिए आ रहा है दोस्त, क्योंकि तुमने जिंदगी उस लेवल पे जी ही नहीं है। तुमने उस जिंदगी को अपने उतना निखारा ही नहीं कि तुम भाई दोबारा जीनो, भाई ये जिंदगी जिया था मैंने, दोबारा जीऊंगा मैं इसको, ऐसा तुमने कुछ किया ही नहीं। और फ्रेडरिक नीचे का भाई पता नहीं क्यों वो काफी एक सेंस है कि भाई इसलिए जियो, कि भाई इसलिए तुम्हें निखरना है, नॉट जस्ट बिकॉज for anybody else, just because for yourself. It's all come down to this कि भाई तुमने क्या किया, it's more important. तुमने क्या सिर्फ कंडीशनिंग में लगे रहे? ये जैसे ग्रेगर शैम से कंडीशनिंग में ही लगा रहा जिंदगी भर अपने माँ बाप के पीछे। इट्स गुड भाई, डोंट टेक इन अ रॉन्ग से जो भी लोग भी इस वीडियो को देखेंगे कि भाई ऐसा नहीं कह रहा मैं कि माँ बाप के पीछे लगना इज बैड, बट इट्स गुड एट सम पॉइंट। अपने आप को जब तक समय नहीं दोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तो मेरे लगता है कि माँ बाप को भी जानने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। तभी तुम उनको भी समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं,
क्योंकि जब एट अ सर्टेन पॉइंट आई जस्ट थिंक, क्योंकि मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ उस स्टेज में, क्योंकि अभी भी माँ बाप ही मुझे फीड कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम एक पॉइंट पे पहुंचते हो जब तुम माँ बाप को फीड करना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हें रियलाइज होता है कि देयर इज अ लॉट की हैपनिंग जो होने वाला है अभी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस, योर वाइफ, योर मतलब कि सोसाइटी, यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर सोसाइटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को भूल जाओ और बर्डन मत लो। सोसाइटी का तो बर्डन लेना ही चाहिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी इन सर्टेन सेंस। नीचे रहता तो वो तो बोलते हैं कि नहीं भाई सोसाइटी जाए भाड़ में, आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, वो अपने ऊपर। लेकिन हम मेरा पर्सपेक्टिव ये कि नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सोसाइटी बिकॉज चेंजेस, हाँ, बिकॉज इट विल ब्रिंग चेंजेस। मैं नीचे के सेंस में उतना नहीं सोच पाता राइट नाउ, क्योंकि नीचे इज लाइक अ गाय। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि उनको अगर 10 लोग मर रहे हो और एक बेथोवन जिंदा हो रहा हो, तो उनके लिए सही है भाई एक बेथोवन जिंदा हो रहा है। बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट थिंग। मैं कांट के फिलोसफी में थोड़ा सा वो चला जाएगा कि भाई नो, इट्स नॉट अ राइट थिंग। सोसाइटी पे नजर रखो, बट एट एवरीथिंग, ये सारी चीजें होते हुए के बावजूद भी समय अपने लिए निकालना। समय मतलब ये नहीं कि प्रॉपर भाई 1 घंटा बैठा, वो समय का बात नहीं कर रहा हूं मैं। समय का बात कर रहा हूँ कि भाई तुम खुद के साथ चल रहे हो, तो वो समय तुम्हारे साथ ही चल रहा है। तो उस समय ही तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो कि हैपनिंग हो सकती है तुम्हारे साथ एट दैट मोमेंट। तुम सीख सकते हो। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन साहिल। तो हाँ, मेरे को वो याद आया कि व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क यू ना, कि वो आपने बात करी कि फ्योदर दोस्तोयेव्स्की की बुक जो नोट्स अंडरग्राउंड है, तो वो वाली बुक रैशनल इरैशनल के बारे में बात करती है। तो वही आई वुड लाइक टू लेट माय ऑडियंस नो कि अगर वो चाहते हैं तो वी कैन कम अप विद दिस बुक आल्सो, तो दे कैन जस्ट लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन। फॉर श्योर मेरा तो एक्चुअली लाइक मैंने इसको बहुत टाइम पहले पढ़ा था। बहुत टाइम तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था। तो मैंने सोचा था उस पे कंटेंट बनाने का, और लाइक मैंने उस पे एक प्रिपेयर किया खुद का वीडियो। इट इज वेरी शॉर्ट वीडियो। मैंने सोचा कि भाई इट्स अ नोवेला विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैंने कोर चीजें उठाई और कोर चीजों को ऐसे बताने की कोशिश की है कि दोस्तोयेव्स्की एक्चुअली एसेंस में क्या बताना चाह रहे हैं। और अगर ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं और उनको बिल्कुल अगर कुछ मैं कहूंगा कि बिल्कुल कुछ मजेदार पढ़ना है विद अ गुड स्टोरी, विद अ गुड थिंग, तो भाई तुम बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग में मे बी क्योंकि स्टार्ट वैसा है उसका, बोरिंग लग सकता है एक पार्ट उसका, बट जैसे ही तुम सेकंड पार्ट में एंटर करोगे, वो बुक 2 पार्ट्स में है, तो जैसे ही तुम सेकंड पार्ट में एंटर कर जाओगे, इट विल बी लाइक बहुत बहुत मजा आएगा तुमको। फिर मजा इन अ सेंस कि तुम बहुत चीज सीख के जाओगे, बहुत चीज अंडरस्टैंड करके जाओगे कि भाई फ्योदर दोस्तोयेव्स्की काफी मेरे अभी तक लगा फ्योदर दोस्तोयेव्स्की का बुक भी रीड करना थोड़ा टफ है, बिकॉज ही टॉक्स इन बिटवीन द वर्ड्स भी वो बात करते हैं काफी ज्यादा। तो वो भी थोड़ा बहुत टफ है। मैंने अभी तक उनका बिग नोवेलाज नहीं उठाया है। मेरा प्लान है कि उनका बिग नोवेला मेरा बहुत एक अजीब प्लान है, बट मैंने सोचा है कि अभी नहीं, थोड़ा मैं एक सर्टेन एज पे आने के बाद उसको पढ़ना चाहता हूँ। सो आई एम जस्ट लेटिंग इट गो फॉर राइट नाउ कि भाई मैं अभी नहीं छूंगा वो सब क्राइम एंड पनिशमेंट एंड ब्रदर कामज़ोव, वो बिग बुक्स मैं अभी नहीं, बट मैं आई एम ट्राइंग कि भाई गेटिंग नॉलेज फ्रॉम द बुक्स लाइक जो मैं समझ पाऊं, क्योंकि फालतू में फ्लेक्स करने के लिए बुक पढ़ना बहुत खराब आदत है, जो आजकल लोगों को पड़ गई है कि भाई फ्लेक्स करने के लिए मैं बुक पढ़ा हूं। इट्स अ वेरी रॉन्ग हैबिट। इसलिए तो मैंने फ्रेडरिक नीचे की जीनोलॉजी ऑफ मॉरल्स के बाद मैंने सच बताऊं तो मैंने नहीं ट्राई किया दूसरा बुक, क्योंकि जीनोलॉजी ऑफ मॉरल्स मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसको 2-3 रीड और देना पड़ेगा। इट्स नॉट डाइजेस्टेबल इन अ वन, भाई बिल्कुल नहीं डाइजेस्टेबल है एक रीड में। मतलब कि उसको 2-3 रीड देने के बाद मैं सेकंड बुक के बारे में सोच सकता हूँ। मैं सोचा हूँ बियॉन्ड गुड एंड इवल्स पढ़ूंगा, एंड आई विल उसके साथ साथ मैं बैक में ये सारी चीजें पढ़ूंगा। और मैं बस मैसेज यही देना चाहूंगा अगर ऑडियंस को कि भाई इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू दीस काइंड ऑफ थिंग्स, दीस काइंड ऑफ लिटरेचर, नॉट पर्टिकुलरली सेइंग कि फिलोसफी सिर्फ, लिटरेचर में ही बहुत सारी चीजें होती है। अगर तुम्हें मजा नहीं आता है फिलोसफी पढ़ने में, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए भी वही लगता है कि भाई तुम ऐसे से बुक्स उठा सकते हो। दैट इज अ स्टोरी। एल्बर्ट कामू तो बेस्ट ऑप्शन है। वो तो स्टोरी में ही लिखते हैं। मिथ ऑफ सिसिफस उनका हो गया, फॉल हो गया, प्लेग हो गया, या फिर द स्ट्रेंजर हो गया। इट्स ऑल अबाउट दिस। तुम स्टोनर ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे बुक्स है ऐसे जो कि तुम ट्राई कर सकते हो। दैट इज प्योरली इन अ सेंस कि भाई उसमें तुमको कहानी भी मिलेगी, साथ साथ फिलोसफिकल टॉपिक्स भी मिलेंगे, जो कि तुम कब सीख जाओगे तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम भले ही टर्म्स नहीं जान पाओ। लोग मेरे को मैंने टर्म बाद में जाना एग्जिस्टेंशियलिज्म। उससे पहले मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में आइडिया था मुझे, बट आई कांट पुट इट इन अ वर्ड्स। बट जैसे ही मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में जाना तो मैं वर्ड में पुट कर पा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम खुद मूवीज में देखते होगे जो कि एग्जिस्टेंशियल थीम्स पे होते हैं, लेकिन
उसको तुम पुट नहीं कर सकते क्योंकि तुम भले ही उस वर्ड को नहीं जानते होगे बस, Yeah. लेकिन तुम उसको जान लो कि हाँ एग्जिस्टेंशियल चीजें इस तरीके की हो सकती हैं, जो जीने के ऊपर सवाल उठाना, जीने से रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं, तो तुम जब थॉट अपने अंदर से आते हैं तो वो सारी एग्जिस्टेंशियलिज्म में आके निकलती हैं। खैर वो तो ऑफ टॉपिक हो जाएगा थोड़ा। या नो, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है एंड करने का हमारा पॉडकास्ट। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसे कि आपने हाँ। मूवीज के बारे में बात किया, तो आई वुड हाईली रिकमेंड वॉचिंग तमाशा। तमाशा इज लाइक रियली गुड तमाशा मूवी, हिंदी की मूवी है। देखा मैंने। मैंने फर्स्ट वॉच में मुझे समझ नहीं आई थी, बट आफ्टर गोइंग थ्रू, लाइक आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स The अबाउट best फिलॉसफी, scene is for everyone when he goes, वो जब जाके पूछता है बाबा से कि या मैं दैट्स द कौन बेस्ट हूँ, वन। और दैट लाइन कि तुम कौन हो, अपनी कहानी मुझसे पूछ रहे पूछ रहे हो। हो। और आई थिंक दिस बुक इज वेरी रिलेटेबल टू दिस मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस में क्या है, ग्रेगर सैम्जा खुद की कहानी नहीं जानता है, नहीं जानता है, वो दूसरे के लिए जी रहा है। एंड आई थिंक कि वी ऑल आर ग्रेगर सैम्जा इन सम सेंस, एंड वी ऑल हैव टू नो आवर स्टोरी बाय आवरसेल्व्स। तुम किसी से पूछ नहीं सकते, ना तुमको कोई बताएगा, इट्स जस्ट अप टू यू कि तुम किस राह पे चलते हो और कहाँ निकलते हो। दैट्स इट। या दैट वाज द बेस्ट वन, दैट बेस्ट पार्ट कि वो उसे बहुत गुस्सा होके बोलता है कि अरे तू क्या इंसान है, तू सारा अपनी स्टोरी मेरे से जानना चाहता है। मेरे से जानना चाहता है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। वही उपनिषद का भी यही मतलब होता है। उपनिषद जब स्टार्ट ही होता है तो उपनिषद में यही बोला जाता है कि इफ यू वांट टू नो द वर्ल्ड आउटसाइड, यू हैव टू नो योरसेल्फ फर्स्ट, कि आप क्या हो। आपने जो सजेस्ट किया था, मैंने देखा था वो वीडियोस YouTube पे, बहुत मजेदार था। या द फर्स्ट एपिसोड टॉक्स बहुत अच्छे, लाइक मैंने 6 एपिसोड्स उसके देखे, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत मजा आ रहा है उसमें, बहुत चीज जानने को मिल रहा है। अष्टवक्र तक मैंने शायद देखा अभी तक, ध्यान नहीं मुझे, अष्टवक्र तक शायद देखा है मैंने, तो इट वाज रियली वेरी गुड। या एंड फ्योदर दोस्तोयेव्स्की इज काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल गाय, तो वो स्पिरिचुअल भी है अपनी लाइफ में। ही इज नॉट ही इज नॉट एन एथीस्ट, वो काइंड ऑफ। और फ्योदर दोस्तोयेव्स्की का रेफरेंस मैंने मिथ ऑफ सिसिफस में भी देखा कुछ जगह। जो थर्ड ऐसे मैंने स्टार्ट होता है उसमें एल्बर्ट कामू भी रेफरेंस लेते हैं, बिकॉज एल्बर्ट कामू इज अ एथीस्ट गाय, और वो फ्योदर दोस्तोयेव्स्की के माध्यम से मेरे ख्याल से समझा। अभी तो मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा तो मैं समझूंगा क्या कहना चाह रहे हैं वो। अभी तक तो बस उसके 2 एसेज मैंने कंप्लीट किए हैं, एंड इट्स रियली गुड। एल्बर्ट कामू इज अ काइंड ऑफ गाय कि जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगा, पक्का करेगा, क्योंकि ही राइट इन अ वेरी इन अ पोएटिक सेंस, ही राइट इन अ पोएटिक सेंस कि भाई तुम्हें समझ तो आएगा, साथ साथ अच्छा भी लगेगा। यू जस्ट हैव टू थिंक कि तुम्हारे लिए वो चीज है कि नहीं है, क्योंकि तुम किसी की तरफ मत बह जाओ। पानी जिधर जा रहा है उधर बहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर लगता है नहीं, मुझे नहीं एल्बर्ट कामू की बातें गलत, या फिर तुम्हें लग सकता है डाउटफुल, तो तुम जरूर क्वेश्चन रेज कर सकते हो, जरूर। मतलब कि दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। लोग वो लगता है कि भाई मैं कौन होता हूँ फ्रेडरिक नीचे पे क्वेश्चन रेज करने वाला, बट आई थिंक फ्रेडरिक नीचे पे भी क्वेश्चन रेज करना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तुमको वो मोर ह्यूमेन बनाएगा इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो कि बस फीड कर रहे हैं अपने आप को और बस खुश है कि भाई हाँ मैंने जान लिया, बस वहीं तक है वो। क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई जो शोपेनहायर का मैंने बहुत अच्छा लगता है कि वो एक ऐसे उनका, मेरे को रिमेम्बर नहीं, बस उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है ह्यूमन का, वो ये है सोचना। तुम सोचने वाले बीइंग हो और तुम वही नहीं कर रहे हो, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू तुम्हारा सोचने वाले बीइंग हो और तुम वही नहीं कर रहे हो, तो तुम फिर क्या कर रहे हो, वो वाली बात है। तुम बस फीड कर रहे हो अपने आप को, बुक्स पढ़ रहे हो, अरे कोई फायदा नहीं। तुम बुक्स कलेक्शन कर सकते हो, लेकिन बुक्स का नॉलेज अपने अंदर जब तक तुम उस पर कॉन्टेम्पलेट नहीं करोगे, तब तक नहीं तुमको समझ में आया कि भाई मेरा निचोड़ क्या निकला उसमें से। दूसरे का निचोड़ छोड़ दो, तुम्हारा निचोड़ क्या निकला उसमें से, तुम क्या समझे उसमें से। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। या contemplation is like really important. If whatever you are reading, or you have to contemplate. Yeah. तो साहिल, हम अपने मतलब या वी कैन क्लोज आवर पॉडकास्ट। तो कोई एक लास्ट नोट अगर आपको देना हो तो वी कैन एंड विद दैट। फ्रांस काफका को लेके फ्रांस काफका को लेके मैं बस ये कहना चाहूंगा कि whatever is happening, it's happening not for a reason. like ये कोई रीजन नहीं है, किसी चीज में रीजन जोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। because everything happens because you have done something else. तुमने जो चीज किया है वो उसी का फल है, वो उसी का नतीजा है। तो किसी चीज को थोपने पे किसी चीज को जरूरत नहीं है कि तुमने जो किया है खुद अग्री करो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज द बिग थिंग। ग्रेगर सैम्जा एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तुम्हें एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू लुक फॉर इनसाइड यू कि तुम भाई क्या हो, और तुम जिस दिन जान लोगे क्या हो, या फिर
थोड़ा सा ऐसे एक रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि मुझे सिर्फ कंडीशनिंग के बेसिस पे नहीं रहना है, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी उस पॉइंट से. And that's it. Yeah, that I was think really nice sentence. We often say कि है ना, whatever thing is happening for a reason. But it's not happening for the reason. I think at least that's my take कि भाई it's not reasons. It's you that you have taken any. तो past में तुमने कुछ तो steps लिए जिसका reason सही है, जिसके कारण ये हो रहा है. It's not कि भाई पता नहीं like कि कृष्ण तुम भगवान भी सोचते बोलते हो कि हैं भाई कर्म करो फल की हाँ चिंता मत exactly करो, और हाँ like वो तो whatever है is हाँ happening. कर्म देवादिका माँ वो जो है हाँ. चलो फिर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. फिर से हम लोग आएंगे पॉडकास्ट के साथ एक और. yeah for sure. Thank you for doing this, Thank you. Sahil.